जानना चाह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में अगर इसको कहा जाएगा, लेकर जाया जाएगा, तो संवैधानिक तौर पर किस आधार पर चुनौती दी जाएगी, ये मैं जानने में इंटरेस्टेड हूँ इस टाइम पे। सबको मिलके प्रोटेस्ट करना है और तब मजबूत केस अदालत में डालना है, तब मुझे उम्मीद है कि इसका फैसला अच्छा आएगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वक्त की प्रॉपर्टीज को हड़पने के लिए ऐसा हो रहा है, जबकि ये बिल इसलिए लाया गया है ताकि जो वक्त ने पहले से हड़प रखी हैं जमीनें, हर उसको जगह लिया जा जो सके दावे वापस। कर रहे हैं उस पर वो अंकुश लगा पाए, ये सरकार का कहना है। सजाएं कम कर रहे हैं ताकि लूटमार और बढ़े, जो अपराधी हैं वो निर्भीक होकर ये सब काम करें। यही कथनी करनी का फर्क हर जगह देखा जाता है। मोदी जी एकदम साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं ट्रंप साहब को, जो चाइना को 4,500 किलोमीटर जगह सुब्रमण्यम स्वामी साहब बार बार बोलते हैं दे दी। ये धारा जो आर्टिकल 1 है ना, जिसकी हमारी देश की सीमाएं चिन्हित की गई हैं, उसका कितना बड़ा हनन ये सरकार कर चुकी है। जैसे सरकार ने कहा कि किसानों की रक्षा करने के लिए हम किसान बिल ला रहे हैं, तो वो एक्चुअली किसानों के हितों की हत्या करने के लिए बिल ला रहे थे। वक्फ संशोधन बिल को दोनों सदनों से पास करवा लिया गया है, लेकिन विपक्ष इस पर लगातार हंगामा कर रहा है। अब बात यह आ रही है कि कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुकी है, कांग्रेस के नेता सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं और इसको चुनौती दे रहे हैं, इस बिल को चुनौती दे रहे हैं। हालांकि राष्ट्रपति की मंजूरी अभी इस पर बाकी है, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस के नेता वहां पहुंच गए हैं। सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह मामला टिक पाएगा? जो असंवैधानिक बताया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, ये पूरा वक्फ का जो संशोधित बिल है उस पर चुनौती देना कितना सही है, कितना नहीं है, इस पर बात करेंगे। एडवोकेट महमूद प्राचा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। महमूद सर, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं इस वीडियो के जरिए, और हमारे दर्शकों के अंदर भी ये जिज्ञासा है कि जो वक्फ संशोधन बिल है ये दोनों सदनों से पास हो गया है, लेकिन अगर ये सुप्रीम कोर्ट में जाता है या फिर गया है तो फिर क्या वहां पर टिक पाएगा? देखिए, अगर ये हर चीज सब्जेक्टिव होती है। अगर बाबरी मस्जिद का केस ईमानदारी से लड़ा जाता तो टिक पाता, अगर दूसरे केस ईमानदारी से लड़े जाते तो टिक पाते। लेकिन ये इसी पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमने अपने एक्सपीरियंस में ये बहुत सारी चीजें देखी हैं कि बहुत सारी पिटीशंस बिना तैयारी के अपना नाम बनाने के लिए डाली दी जाती हैं। बहुत सारी पिटीशंस जो विपक्ष होता है, जो ऑपोजिंग साइड होती है, खासतौर पे इन बड़े बड़े मैटर्स में, वो खुद भी डलवा लेते हैं और किसी भी अपने व्यक्ति से जो डाल देता है, और वो केस आनन फानन में हार जाता है बिना ठीक से बहस भी किए हुए। तो इन दोनों केविएट्स के साथ मेरा ये मानना है कि इस बिल में इतनी कमियां हैं कि इसके ज्यादातर प्रावधान संविधान के विरोध में नहीं है, बल्कि संविधान की जो मौलिक भावना है उसके विरुद्ध है, और पार्ट 3 जो है फंडामेंटल राइट्स का, उसके विरुद्ध है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, और प्रोसीजरल एस्पेक्ट भी, क्योंकि जिस तरीके से ये बिल लाया गया है विदाउट प्रॉपर कंसल्टेशन, उन तीनों चारों वजह की बुनियाद पर ये जो है कोर्ट में इसको ध्वस्त हो जाना चाहिए। लेकिन इसमें भी एक केवियट है। अच्छा प्राचा जी, मैं उन वजहों पर आऊं, मैं वजह जानूंगा, लेकिन मैं ये जानने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहा हूं इस वक्त इस सवाल पर कि आपको शक किस बात का हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही थी, संसद में भी विरोध किया गया, हालांकि बिल पास हो गया, आंकड़े थे भारतीय जनता पार्टी के पास, एनडीए के पास, लेकिन अब आपको शक किस बात का हो रहा है कि तैयारी करके क्यों नहीं गई है और अपना नाम बनाने के लिए क्यों गई है कांग्रेस पार्टी? मैंने ऐसा कहा नहीं, मैंने आपको बताया है कि ऐसा भी होता है, लेकिन जिस तीव्रता के साथ मुझे पता लगा असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी, अब होड़ लग गई है ना पिटीशन डालने की, पहले कौन डाले, अभी तैयारी की नहीं है। मैंने डिबेट्स भी पार्लियामेंट में सुनी है, बहुत ही मुट्ठी भर लोगों को छोड़ के, जिसमें मैं 2 नाम तो ले सकता हूं क्योंकि मैंने सभी की स्पीचेस नहीं सुनी है, लेकिन काफी सारी जितनी स्पीचेस मैंने सुनी भी हैं, तो ज्यादातर जो विपक्ष के सांसद थे उनको मैंने शेरो शायरी पढ़ते हुए देखा और इमोशनल बातें करते हुए देखा। टेक्निकली कोई मजबूत उसकी जो कमियां निकालते, मैंने 2 ही लोगों को मैं देख पाया हूं। उसमें से एक गौरव गोगोई साहब थे और एक ए राजा साहब थे जो टीएमसी के। बाकी की मैंने सबकी तो नहीं देखी, लेकिन काफी सारे लोगों की देखी है। कुछ लोग तो जिनको ये वक्त के बारे में ए से लेकर जेड तक कुछ भी नहीं पता, वो शेरो शायरी करके ही फिल्मों के शेर पढ़ के निकल गए। तो ऐसे
अगर ऐसे ही तरीके से आनंद फानन में पिटीशन डाली जाएंगी बिना तैयारी के, हम लोग भी डालेंगे। लेकिन अभी देखिए एक ग्राउंड ये भी हो सकता है इसका कि अभी ये गजट नोटिफाइड ही नहीं हुआ, तो अभी इस ग्राउंड पे भी सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अदालत में जाएंगे आप, हाई कोर्ट में भी जाके चैलेंज हो सकता है। तो वो कह सकते हैं कि अभी तो यू आर पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, मे बी द गवर्नमेंट डज नॉट नोटिफाई इट इमीडिएटली। तो जानबूझ के ऐसा कच्चा काम करने का तो फिर शक जाता ही है ना, क्योंकि मैं तो बार बार जो हम ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं इतनी बड़ी, उसमें भी तो भीतरघात कांग्रेस के अंदर जो बैठे लोग हैं और दूसरे लोग हैं जो हैं आरएसएस के, दिखाते अपने आप को आरएसएस का विरोधी हैं, उन लोगों ने ये जो हमारी ईवीएम की पिटीशंस चल रही हैं, जो आंदोलन चल रहा है, उसमें भी कितनी बार नुकसान पहुंचाया। जयराम रमेश जी ने एक ऐसी पिटीशन डाल दी जो हम जैसे पंजाब हरियाणा कोर्ट से हमें एक अच्छा ऑर्डर मिला था, जयराम रमेश जी ने उसकी चैलेंज कर दिया, जो अमेंडमेंट की थी। मेरी पिटीशन की वजह से सरकार को मजबूर होकर कानून बदलना पड़ा था। जयराम रमेश जी ने बिना कुछ सोचे समझे, और मेरा इल्जाम यही है कि उन्होंने सरकार की मदद करने के लिए पिटीशन डाल दी वो अमेंडमेंट्स को चैलेंज करते हुए बिना तैयारी के। अब उसका रीजन लेके आप देखिए अलग अलग हाई कोर्ट्स में सरकार के पास मुझे वीडियोग्राफी ना देने का एक ही जो पॉइंट वो बता रहे हैं कि जयराम रमेश साहब ने सुप्रीम कोर्ट में वो पिटीशन डाल रखी है, तो हाई कोर्ट्स को अभी इंतजार करना चाहिए जब तक कि वो पिटीशन डिसमिस ना हो जाए या उसका फैसला ना हो जाए। तो जयराम रमेश सबसे बड़े इस वक्त, जयराम रमेश साहब हमारी राह में रोड़ा बने हुए हैं कि हम वीडियोग्राफी लेके सब राज्यों की, महाराष्ट्र की, हरियाणा की और दूसरे राज्यों की, देश को दिखा दे। वो मामला जो है सो है, लेकिन ये वाला जो मामला है एग्जैक्टली वही मामला ये रिपीट हो रहा है। दिस इज अ फीलिंग ऑफ अराउंड द व्यू जो बोलते हैं ना। तो अब वही इसमें होगा, बिना तैयारी के कूद गए, अगले दिन ही डाल दी। इतने होशियार लोग हैं ये, मैं गारंटी के साथ कहता। अच्छा, इसमें टेक्निकलिटीज क्या है जो आप जिनका जिक्र कर रहे थे, 3-4 बातों का आप कह रहे थे, मैंने आपकी बात बीच में रोक दी, जरा उनको जरा बताइए, हम लोग को आसान भाषा में बताइए कि क्या दिक्कतें हैं आखिरकार इस बिल की, आम लोग समझ पाए, क्योंकि हिंदू या मुस्लिम की बात नहीं है, कोई बिल आया है तो उस पर क्या कमियां हैं, क्या चीजें हैं, उसको हम जान तो सके, समझ तो सके। आम आदमी के लिए थोड़ा आसान सी भाषा में समझाइए। देखिए सबसे पहली और अहम बात यह है कि जिस भी चीज में हिंदू मुस्लिम किया जाता है या जिस भी समय हिंदू मुस्लिम किया जाता है, सरकार उस समय, ये नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब, मोहन भागवत साहब और ये जो पूरा इकोसिस्टम है आरएसएस और बीजेपी का, वो उस समय कोई देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रही होती है। कोई भी बिल अगर पार्लियामेंट में आता है, और ये हम 11 साल से देख रहे हैं, एक के बाद एक, जिस चीज के लिए आता है, जिस चीज को दिखाने के लिए आता है कि ये अच्छा काम होने जा रहा है, एक्चुअली उसकी हत्या करने के लिए होता है। जैसे सरकार ने कहा कि किसानों की रक्षा करने के लिए हम किसान बिल ला रहे हैं, तो वो एक्चुअली किसानों के हितों की हत्या करने के लिए बिल ला रहे थे सर। उसी तरह की कमोबेश कार्रवाई है, इसमें बिल्कुल भी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। ये जो बिल आया है इससे, क्योंकि जो वक्फ का लैंड बैंक है वो बहुत बड़ा है, बावजूद इसके के ज्यादा बहुत सारा लूट भी लिया गया, फिर भी बहुत बड़ा है। तो अडानी, अंबानी और यूसुफ लुलू जैसे जो उद्योगपति बेईमान जिनको हम कहते हैं, और वो अपने आप को उद्योगपति कहते हैं, उनको ये जमीनें लूटने देने के लिए ये वक्फ का बिल आया है, मेरा ऐसा मानना है, और कोई वजह नहीं। और ये शुरुआत है, इसके बाद सर कैसे मतलब इस आरोप को सिद्ध कैसे करेंगे आप? मैं बता रहा हूं, पहले मैं अपनी बात हिंदू मुस्लिम पे समाप्त कर लूं अगले 30 सेकंड में। ऐसा ही बिल, और ये एक चीज जो पार्लियामेंट से पास हो जाएगी, ये फिर सिखों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लिए तो इससे ज्यादा हो ही चुका है। उनकी जो सबसे आराध्य जगह है देश में बहुत गया, तो वो तो जो बहुत नॉन बुद्धिस्ट लोगों के हाथ में है, और क्रिश्चियंस के लिए भी आएगा। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए ऑलरेडी ऐसे एक्ट आ चुके हैं, पेसा एक्ट करके, तो ये सबका नुकसान करने वाला है। और इसमें बहुत सारे प्रावधान तो ऐसे हैं जो अभी भी इस्तेमाल होंगे दूसरे लोगों की जमीनें कब्जा करने में, दिखाने के लिए डीएम साहब करेंगे, लेकिन पीछे से उनके अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोग ही होंगे। अब मैं बताता हूं कि मैं आपको मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं। देखिए इस वक्त का टाइटल क्या है, उम्मीद, यही है ना, उम्मीद जी। उम्मीद ये मोदी जी का टिपिकल स्टाइल है कि नहीं है? एक नाम अट्रैक्टिव सा देके और मतलब
ठग जो करते हैं, ठगी होती है ना, ठगी, ठग अगर किसी को, जो फ्रॉड होते हैं, वो फ्रॉड और धोखा कैसे दे सकते हैं? वो दिखने में आपको बहुत अच्छे, प्रिय और विश्वसनीय लगेंगे। तो नाम इसका क्या दिया है? उम्मीद, यानी कि यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। ठीक, तो ये नाम देके अब हो क्या रहा है इसमें? तो अगर आप देखिए किसी अपराध को रोकना चाहेंगे, जैसे महिलाओं के साथ अत्याचारों का अपराध रोकने की नियत अगर किसी की थी, तो उन्होंने रेप के केसेस में, चाइल्ड रेप के केसेस में रिपीटेड ऑफेंस करने वालों के लिए डेथ पेनल्टी दी। पहले डेथ पेनल्टी नहीं थी, यानी कि सजा बढ़ाई। तो अगर वक्फ की प्रोटेक्शन के लिए, बेईमानों को रोकने के लिए ये कानून होता, तो अभी जो जितनी सजा थी उससे कम करके 6 महीने की जाती ऑलरेडी। उसके बाद जो नॉन बेलेबल थे इसके ऑफेंसेस, उसको बेलेबल बनाया जाता। और जो इस प्रकार के जो काम करेगा, वो किस लिए करेगा? कि अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोग जमीनें लूटें और उनकी सजा भी कम कर दो, ताकि कोई खतरा भी ना रहे। अगर इसकी ताकत बढ़ानी होती तो उम्र कैद करते। जैसे हमने एक प्रपोजल बनाया है 16 पॉइंट्स का वक्फ की प्रोटेक्शन के लिए, तो उसमें हमने प्रावधान रखे हैं कि मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका मैं नेशनल कन्वीनर हूं, उसमें सबसे पहला प्रावधान जो मेन है हमारा, वो यही है कि वक्फ की जमीन की चोरी जो भी करेगा, या उनकी प्रॉपर्टी की चोरी जो भी करेगा, उसकी सजा बढ़ाकर उम्र कैद कर देनी चाहिए, कम से कम 10 साल कर देनी चाहिए, और उसको फाइन भी लगना चाहिए कि जितनी प्रॉपर्टी उसने चुराई हो उसका 2.5% उसकी आप कह रहे हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टीज को हड़पने के लिए ऐसा हो रहा है, जबकि ये बिल इसलिए लाया गया है ताकि जो वक्फ ने पहले से हड़प रखी हैं जमीनें, हर जगह जो दावे कर रहे हैं उस पर वो अंकुश लगा पाए, ये सरकार का कहना है। हाँ, लेकिन कर क्या रहे हैं? सजाएं कम कर रहे हैं ताकि लूटमार और बढ़े, जो अपराधी हैं वो निर्भीक होकर ये सब काम करें। यही कथनी करनी का फर्क हर जगह देखा जाता है। जैसे अब लंबी लाइन है इसकी, आपने देखा कि नोटबंदी किस लिए आई थी? ब्लैक मनी कम करने के लिए। ब्लैक मनी और ज्यादा हो गई। टेररिज्म खत्म करने के लिए, टेररिज्म और ज्यादा हो गया। तो उसी प्रकार से किसान बिल किस लिए आया था? किसानों की रक्षा करने के लिए। और वो आया था चाइना के लोग, अडानी अंबानी जैसे लोगों के साथ मिलके सारे किसानों की जगह लूट लें। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में अगर इसको कहा जाएगा, लेकर जाया जाएगा, तो संवैधानिक तौर पर किस आधार पर चुनौती दी जाएगी, ये मैं जानने में इंटरेस्टेड हूं इस टाइम पे, क्योंकि आप एडवोकेट भी हैं, आप बेहतर तरीके से समझा सकते हैं, बता सकते हैं। देखिए, पहली चीज ये है कि अगर मजबूती से ये लड़ा जाएगा केस, तो मेरिट्स पे बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन सिर्फ मेरिट्स पे अच्छा होना काफी नहीं है, क्योंकि जुडिशरी पे कितना दबाव है या नहीं है मुझे कहने की जरूरत नहीं है। 4 सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस 2018 में ही बता चुके कि जुडिशरी के ऊपर दबाव है, और जनता से उन्होंने आह्वान किया था कि आए वो हमारी रक्षा करें जुडिशरी की और जजेस की। तो उसके बाद मेरिट्स के बाद है फिर एक जन आंदोलन, ताकि अदालतों को भी ताकत मिले निष्पक्ष फैसले करने की। जन आंदोलन समेत, और जन आंदोलन सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी ना करे ये, क्योंकि SC ST OBC और जो मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध हैं सबको नुकसान करने वाला है। जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं उनका भी नुकसान करने वाला है ये। उनकी भी जो टेम्पल्स हैं उसके लिए भी अधिग्रहण करने के लिए, और उसकी जो कार्रवाइयां हैं उसको सरकारी कब्जे से छुड़ाने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने पिटीशन डाल रखी। तो सबको मिलकर प्रोटेस्ट करना है और तब मजबूत केस अदालत में डालना है, तब मुझे उम्मीद है कि इसका फैसला अच्छा आएगा। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश में अभी कहा है कि जितने भी DM हैं, जितने भी जिलाधिकारी हैं, उनसे कहा है कि ऐसी प्रॉपर्टीज का पता लगाइए जो उसमें नहीं है, मतलब रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं है, उनका पता लगाइए। तो पता चला कि बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास जो है 2500 प्रॉपर्टीज है, और शिया वक्फ बोर्ड के पास 430 है। जबकि ये लोग दावा कितने पर करते हैं? सुन्नी वक्फ बोर्ड दावा करता है 1,24,355 प्रॉपर्टीज पे, जबकि शिया वक्फ बोर्ड दावा करता है 7,785 प्रॉपर्टीज पे। लेकिन उसका रिकॉर्ड उनके पास नहीं है। रिकॉर्ड में मतलब 20% है, और जो 80% है वो ऐसी प्रॉपर्टीज है जिस पर लिखा पढ़ी नहीं है या फिर उसका प्रूफ नहीं है।
क्या उन प्रॉपर्टीज को लेकर खतरा है, आपको लग रहा है? और ऐसी प्रॉपर्टीज पर कैसे समन्वय बैठ पाएगा, जरा बताइए, आप ही बताइए। देखिए, पहली बात यह है कि ऐसा है या नहीं है, इसका फैसला कौन करेगा? हमारे देश में तो एक ही तरीका है कि ये बात जो है योगी सरकार ने सच बोली है, क्योंकि मेरा तो फॉर्मूला सीधा है, जो भी आरएसएस और बीजेपी के जितने बड़े नेता होंगे वो उतना ही बड़ा झूठ बोलते हैं, ऐसा मैंने पाया है। तो अब क्योंकि योगी जी ने कह दिया ये बात, तो ये क्या, ये एकदम सत्य हो गई बात? पहली बात ये है। इस बात का वजह क्या है, अगर ऐसा है भी या कुछ हद तक ऐसा है, तो वो है सेक्शन 5 वक्फ एक्ट जो अभी एग्जिस्टिंग है। उसमें वक्फ की अगर प्रॉपर्टीज नोटिफाई होती हैं तो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में ऑटोमेटिक चेंज होने का प्रावधान ऑलरेडी है। तो वो अगर सरकारी अधिकारियों ने, रेवेन्यू जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने एक पार्लियामेंट के कानून के डायरेक्शन के खिलाफ जाके अगर वो प्रॉपर्टीज रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं चढ़ाई हैं, तो गलती तो योगी जी के सरकारी अधिकारियों की हुई ना, कि वो कानून का उल्लंघन करके कार्य नहीं कर रहे हैं। तो उसकी सजा किसे मिलेगी? जो पीड़ित पक्ष है। यही है चाल, चरित्र और चेहरा। और ये सब टेक्निकल बातें समझने के लिए थोड़ा मैं क्योंकि आप एडवोकेट हैं, मैं जो चीज समझना चाह रहा हूं वो आ नहीं पा रही। मैं जानना चाह रहा हूं क्या वक्फ बोर्ड बिल से संविधान के मूल ढांचे को ठेस पहुंची है, और अगर पहुंची है तो सुप्रीम कोर्ट में क्या दलीलें पेश की जाएंगी? एज एन एडवोकेट आपको क्या लगता है? मैं वही तो बोल रहा हूं ना। पहले तो सबसे बड़ी बात यही है कि आप पहला जो, अगर मैं सीक्वेंस बताऊं तो कई घंटे लग जाएंगे आपको बताते हुए, क्योंकि 44 नहीं, मुझे छोटे छोटे पॉइंट्स में आम लोगों के बड़े पॉइंट्स में बता देता हूं आपको जी। आप हिमांशु जी, आप एक भारत के नागरिक हो, आप कुछ अपनी प्रॉपर्टी अर्जित करते हो अपनी तनख्वाह से या कोई बिजनेस करके। अब आपको हक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि आप इससे, अगर चाहो तो, मैं आपका एग्जांपल देके बोल रहा हूं, आप बुरा मत मानिएगा। नहीं, आप बताइए। आप चाहें तो, अगर आपकी इच्छा, आपकी प्रॉपर्टी है, तो जाके आप गोवा में या विदेशों में जाके उससे जुआ खेलें, या किसी मंदिर को दें, या किसी मस्जिद को दें, या किसी अपने भाई को दें, बहन को दें, या अपने किसी परिवार वाले को ना देके किसी गरीब व्यक्ति को दें। कोई आपको रोक सकता है इस काम के लिए? नहीं रोकेगा तो ये जो संविधान की मूलभूत भावना है ना, आप अपने भी मालिक अपने आप नहीं रहे। आप अपनी प्रॉपर्टी कहां दोगे? ये इस चीज में मना है कि कोई भी जो नॉन मुस्लिम होगा वो वक्फ को प्रॉपर्टी नहीं दे सकता। अब मैं मुस्लिम हूं, तो औरंगजेब का जिसका ये नाम लेते हैं ना, उसने इतनी सारी जो प्रॉपर्टीज और डोनेशंस दिए हैं, सरकारी तौर पे भी और दूसरी तरीके से भी, मंदिरों को, तो वो सब ये कानून निरस्त कर रहा है। तो मेरी अगर इच्छा होती है तो आपको लगता है कि, या फिर आपके पास कोई ऐसा रिकॉर्ड भी होगा, अगर आप इस बारे में कह रहे हैं, कि कितने हिंदूज हैं जिन्होंने वक्फ को अपनी प्रॉपर्टीज दी हैं, और वक्फ ने जिन पर दावा किया है, क्या उसका लीगली उनके पास कोई एफिडेविट है या फिर उनके पास कागजात हैं उसको लेकर? क्योंकि हिंदूज मुस्लिम्स को अगर कोई चीज दे रहे हैं, मैं कह रहा हूं भाईचारा है, सब कुछ है, लेकिन नॉर्मली ऐसा दिखता नहीं है कि कोई किसी को प्रॉपर्टी दे आज के समय में दे। तो ऐसे फिर ये होता है कि आपको बिना कहे दे दिया, आपने कब्जा तो नहीं कर लिया लीगली। आजकल हर कोर्ट में आप कैसे किसी चीज को प्रूव करेंगे? ऐसे ही तो प्रूव करेंगे कि आपके पास कागजात हो। हाँ, यस, एग्जैक्टली। हर चीज को प्रूव कैसे किया जाएगा? अदालत में कागजात हो या नहीं हो, तरीका एक ही है, कोर्ट में प्रूव होगा। यही तो हम कह रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप देंगे। गवर्नमेंट तो कह रही है ना कि कागजात आपके पास नहीं है, तो इसकी हम जांच करेंगे, उस व्यक्ति से मिलेंगे, उसके परिवार से मिलेंगे, हम जानेंगे, परखेंगे चीजों को। तो इसमें गलत क्या है? तो ऐसा पहले नहीं होता था, ये किसने कहा है? आप देखिए, आप तो चैनल 4 पे हैं। ये सब जो झूठ है, जो ये क्रिमिनल मीडिया है ना, जो टेलीविजन और ये जो न्यूज़पेपर्स हैं बड़े बड़े, ये सब क्रिमिनल्स हैं। ये उस गैंग का हिस्सा हैं जो ये अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जी को ये सारी प्रॉपर्टियां चोरी करने के लिए मौका दे रहा है। ये सब आप उनकी बातें सुन के, ऐसा किसने कहा है कि एक ही प्रॉपर्टी? देखिए, मैं आपको मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, मैं किसी पे कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ मैं आपकी बात समझ गया, जानना चाह रहा हूँ। मैं आपकी बात समझ गया। मामला संसद में अगर पहुंच रहा है तो संवैधानिक नजरिए से क्या वो स्टैंड कर पाएगा,
मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई आरोप नहीं है, कोई प्रत्यारोप नहीं है, और मैं कौन होता हूँ किसी पे आरोप लगाने वाला? नहीं, जो आप सरकार नहीं, कह रही है मैं वो बात कर रहा हूँ। पूरे देश में बहुत सारे लोग ये टेलीविजन देख के मिसगाइड हो जाते हैं। जो भी है टेलीविजन पे बोला जाएगा वो झूठ ही बोला मैं आपके जाएगा। साथ बैठा हूँ सर, इसीलिए हाँ, कि वो मिसगाइड ना हो, चैनल वो 4 तथ्यों पर बात करें, तथ्यों को जाने और कहें कि 4PM का तथ्य ये ये है, वीडियो देखकर महमूद प्राचा जी से हमने ये जाना है, ये संवैधानिक तौर पर ये बातें हैं, क्योंकि वो एडवोकेट हैं, जो बातें कह रहे हैं बड़े ही संवैधानिक तरीके से कह रहे हैं, अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, इसीलिए आपके साथ बैठा हूं सर। तथ्य ये है कि सेक्शन 4 में जो वक्फ सर्वेयर होता है ना, वो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर होता है जी। एक भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसका उसका लंबा प्रोसीजर होता है वक्फ की प्रॉपर्टी किसी को डिक्लेयर करने का, बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, जिसमें वक्फ सर्वेयर जो गवर्नमेंट ऑफिसर है वो सभी पक्षों को बुलाते हैं, सभी गवर्नमेंट एजेंसीज को बुलाते हैं, उनके जो ऑब्जेक्शंस होते हैं या उनके सजेशंस लेके तब अगला कदम आगे बढ़ाते हैं। फिर वो पूरी दुनिया के सामने भी प्रपोजल रखते हैं, किसी और का कोई हक तो नहीं बनता। तब जाके इतनी मुश्किल प्रक्रिया के बाद जो वक्फ की प्रॉपर्टी गजट होती है, वो भी सरकार करती है गजट। सरकार जब खुद करेगी तो उसको लगेगा कि किसी सरकारी प्रॉपर्टी को वक्फ की प्रॉपर्टी बता दिया गया, तो सरकारी अधिकारी खुद गजट करेंगे क्या? लेकिन माहौल क्या ये झूठे लोगों ने बना रखा है, आरएसएस बीजेपी के और ये उनके क्रिमिनल मीडिया ने, जो उनके सपोर्टर्स हैं, कि वक्फ बोर्ड किसी भी जगह पे अंगूठा रखेगा तो वो प्रॉपर्टी उसकी हो गई। प्रॉपर्टी होने के लिए उसको इतनी लंबी एक्सरसाइज होती है। अब बताइए इसमें क्या कमी है? अब आप मुझे एक भी प्रॉपर्टी बताइए जो ये झूठ बोलते हैं कि इसके इस प्रोसीजर को फॉलो किए बगैर, नहीं सुनिए, इस प्रोसीजर को जो मैंने अभी आपके सामने बताया है, फॉलो किए बगैर एक भी प्रॉपर्टी वक्फ गजट में हुई है या नहीं हुई है? नहीं हुई आज तक, पहली बात। दूसरी बात कि जैसे ही जो सरकार की कमी है, जैसे ही ये वक्फ में गजट होती है प्रॉपर्टी, इसको ऑटोमेटिकली रेवेन्यू रिकॉर्ड में डालना चाहिए। ये सरकारी अधिकारियों की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। वो नहीं किया तो ये अपराध है ना। ये है सच्चाई जो बहुत लोगों को पता नहीं है। अब झूठ बोल के बोल दिया, बोल दिया तो वक्तियों की प्रॉपर्टी। एक चीज महमूद जी, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, ये पूरा जो बिल है, इस पूरे बिल में ही खामी है, इस बिल को ही हटा देना चाहिए या फिर इसमें कोई चेंजेस करके इसे लागू किया जा सकता है? देखिए चेंजेस तो, क्योंकि जेपीसी के पास तो गया था, चेंजेस भी हुए हैं। देखिए चेंजेस, अगर सेहत किसी की, जैसे किसी को कोई बीमारी है, वक्फ बोर्ड में डेफिनेटली बीमारी है, तो अगर उसको खांसी जुकाम की बीमारी है आज, तो उसको कैंसर दे दिया जाए इलाज के नाम पे, ये है बात। अभी भी प्रॉब्लम है। इसको वक्फ जो बिल है, जो ऑलरेडी 2013 का एक्ट है, उसको और मजबूत किया जाना है उम्मीद बनाने के लिए। लेकिन उसको उसका तोड़फोड़ करके अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोगों के एकदम तश्तरी में सजा के रखने के उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाएगा तो जजेस तो इतना अनफेयर नहीं करेंगे? आपको लग रहा है सरकार कर रही है अनफेयर, ये बात आप कह सकते हो, मैं इस बात की पूरी गारंटी नहीं ले सकता। 2018 के बाद जब 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये बोला हमारे ऊपर दबाव है, इस बात की गारंटी मैं नहीं ले सकता। पब्लिक, देखिए सबसे बड़ी अदालत देश की है पब्लिक। ट्रांसपेरेंटली जो काम होता है वही सही होता है, ये हमारे देश का संविधान भी है। जैसे हम चुनाव में वीडियोग्राफी मांग रहे हैं ना, देख लो सब। तो हमने जो अपने 16 प्रावधान रखे हैं, आपकी बात का जवाब दे दूं मैं, तो वो हमने ऐसे ही रखे हैं। सारी प्रोसीजर जो होगी वक्फ के कार्यवाही की, वो वीडियोग्राफी होगी, ये प्रावधान रखा है। जो वक्फ की प्रॉपर्टी चोरी करते हुए पकड़ा जाएगा, अधिकारी या प्राइवेट व्यक्ति, उसको 10 साल की कम से कम और उम्र कैद की सजा होगी। पूरी वक्फ प्रॉपर्टी का एक वो मैप बनेगा। वामसी नाम के ऑलरेडी कितने करोड़ों रुपए सरकार जो है ना, ये सरकार भी और पहले भी दे चुकी है, और वो सब ज्यादातर चुराए जा चुके हैं। ये डिजिटाइजेशन का जो झूठ बोल रही है ना सरकार के, अब हम डिजिटाइजेशन करेंगे, वो तो ऑलरेडी वामसी एक इनका प्रोजेक्ट है, उसमें करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं। कितने चुराए गए हैं वो आप लोग इन्वेस्टिगेट करके देखिए। तो ये सब चीजें जी। अच्छा महमूद प्राचा जी, मैं देख रहा हूँ आपके पीछे दीवार पर अंबेडकर साहब की तस्वीर लगी हुई है। अंबेडकर साहब आज के समय होते अगर, तो क्या कहते इस बिल को लेकर? उनके क्या विचार होते, आपको क्या लगता है? उनके विचार यही होते कि मैंने, यानी कि बाबा साहब कह रहे हैं, मैंने मनुस्मृति जला के अपना संविधान लाया था, देश का, भारत का संविधान लाया था, ये लोग मेरा संविधान जला के मनुस्मृति वापस लाना चाहते हैं, यही कहते वो। सिर्फ इस बिल को लेकर?
इस बिल को लेकर नहीं, इस बिल को भी लेकर, उससे पहले बहुत सारे ऐसे बिल आ चुके हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, इसको मुस्लिम अच्छा, के आप चश्मे से ओवरऑल तस्वीर को लेकर बोल रहे हैं? हाँ, ये किसानों का बिल क्या था, आप देखिए ना, अभी जो टैरिफ, उसमें मोदी जी एकदम साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं ट्रंप साहब को। जो चाइना को 4,500 किलोमीटर जगह सुब्रमण्यम स्वामी साहब बार बार बोलते हैं, दे दी। ये धारा जो आर्टिकल 1 है ना, जिसकी हमारी देश की सीमाएं चिन्हित की गई हैं, उसका कितना बड़ा हनन ये सरकार कर चुकी है। ये सब चीजें हैं ना, जो देश की संपदाएं हैं सारी लूट के, आप देखिए 4-5 गुना देश के ऊपर कर्जा बढ़ा दिया। ये सब क्या है? बैंकों को, अभी बैंकों ने 16 लाख करोड़ रुपए मतलब ऐसे लोगों को दे दिए, इनका एनपीए डिक्लेयर करा दिया। ये सब क्या है? ये तो उसी सीरीज में एक और एक्ट है। कोई जैसे चुनाव का सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा जो बाबा साहब को तकलीफ होती है कि जो एक वोट का अधिकार मैंने दिया है हर एक नागरिक को, देश का मालिक बनाया है बराबर का सबको, वो मशीनों के माध्यम से छीन लिया। अब मशीनों के पीएम है, ईवीएम के पीएम है, जनता के पीएम ही नहीं है। ये सब चीजें, सबसे बड़ा तो आघात बाबा साहब को यही लगता, वोटों की चोरी का। ठीक है महमूद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया अपना, और हमारे दर्शक भी काफी सवालों के जवाब जान गए होंगे। जो नहीं जाने होंगे, मैं फिर से कोशिश करूंगा कि उनके सवालों को लूं और आपके सामने आऊं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर महमूद प्राचा जी भी यही कह रहे हैं कि तैयारी के साथ सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, और वहां पर ये जो बिल है, इसके खिलाफ जो याचिका होगी वो स्टैंड कर पाएगी तभी जब तैयारी के साथ जाएंगे। अगर ऐसे ही चले जाएंगे तो फिर खारिज भी हो सकती है। हालांकि अभी इस बिल को नोटिफाई होने में, क्योंकि अभी राष्ट्रपति के पास जाएंगे, वहां पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर होंगे, तभी कुछ आगे कार्रवाई होगी, तभी ये लागू हो पाएगा। फिलहाल के लिए समय है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, उनके नेता पहुंच भी चुके हैं। तो ऐसे में आगे क्या होता है, अपडेट आपको 4 PM पर मिलती रहेगी। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।